नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। कश्मीर में कई जगहों पर घुसपैठ की कोशिश। बारामूला में मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। त्राल में गश्ती दल पर हमले के बाद आतंकियों की तलाश। ईवीएम हैकाथॉन के लिए सिर्फ एनसीपी और सीपीएम ने भरी हामी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जताया शर्तों पर ऐतराज। पार्टी उम्मीदवारों को बताना होगा आय का स्रोत। भूचड़ खानों के लिए मवेशियों को खरीदने बेचने पर सरकार ने लगाई रोक। पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। वाम दलों समेत विपक्ष का विरोध। अट्ठाईस मई को आएंगे सीबीएसई के 12वीं के नतीजे। जारी रहेगी मॉडरेशन नीति। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा नहीं होगी छात्रों के साथ नाइंसाफी। और श्रीलंका में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही। अब तक 90 की मौत, 100 से ज्यादा लापता। राहत सामग्री लेकर पहुंचे 2 भारतीय जहाज। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रामपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है। इस दौरान मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। इधर त्राल में भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना के गश्ती दल पर हमला कर दिया। इस हमले में किसी भी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। सेना की 42वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान त्राल में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की। सेना की जवाबी कार्रवाई से आतंकी मौके से फरार हो गए और उनकी तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके सुरक्षा हालात का जायजा लिया। देश भर में रविवार से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं और इस लिहाज से जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन चल रहा है, अभी ऑपरेशन लॉन्च है। मिलिटेंट अभी अंदर फंसे हुए हैं और हमारी पार्टी पूरी कॉर्डन की हुई है और जल्दी हम इस ऑपरेशन को क्लोज करेंगे। फायरिंग अभी दोनों साइड से चल रही है। 2 से 3 मिलिटेंट की हमें इनपुट मिली थी, उसके आधार पर हमने कॉर्डन किया है। चुनाव आयोग की ओर से पेश की गई ईवीएम चुनौती के लिए एनसीपी के अलावा सीपीएम ने हामी भरी है। एनसीपी की ओर से सांसद वंदना चौहान 2 तकनीशियन के साथ हैकाथॉन में जाएंगी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मौजूदा शर्तों के दायरे में चुनौती स्वीकार करने से मना कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम मशीनों के सुरक्षा तंत्र को परखने के लिए शर्तें ठीक नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिन शर्तों के साथ चुनाव आयोग हैकाथॉन की बात कर रहा है वो एक प्रदर्शनी है। चुनाव आयोग 3 जून से ईवीएम हैकाथॉन करेगा। शुक्रवार तक पार्टियों को अपने प्रतिनिधियों के नाम देने थे। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को अब अपने साथ पत्नी की संपत्ति के अलावा आय के स्रोत का भी ब्यौरा देना होगा। पहले फॉर्म 26 में उम्मीदवार को अपनी पत्नी और 3 आश्रितों की संपत्ति का ब्यौरा देना होता था। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वोटरों को उम्मीदवार और उसके परिवार की आय के स्रोत जानने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कल उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 3 साल में ठोस कदम उठाए गए हैं। इससे लोगों के जीवन को बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने 3 साल के कामकाज के आंकड़े जनता के सामने रखे। केंद्र की एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल के अपने कामकाज का विवरण देश के सामने रख दिया है। उन्होंने कृषि, मोबाइल बैंकिंग, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, महिला सशक्तिकरण, मेक इन इंडिया, पर्यटन, विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में हुए काम का ब्यौरा दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि पिछले 3 साल में ठोस कदम उठाए गए हैं। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार के कामकाज के प्रदर्शन के बारे में नरेंद्र मोदी ऐप के सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3 साल में विकास के जो काम कर दिखाए वो दूसरी सरकार नहीं कर पाई हैं। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई और देश के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकल विल का परिचय दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है और सरकार ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को उखाड़ फेंका है। काले धन के खिलाफ सरकार ने नोटबंदी का कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का कद बढ़ा है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता के साथ धोखा करार दिया है। कांग्रेस ने सरकार पर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, रक्षा और विदेश नीति पर सवाल उठाया। वहीं दूसरे दलों ने भी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया है। कांग्रेस ने सरकार के 3 साल को झूठ का जश्न करार दिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सवाल किया कि बीजेपी के अलावा कौन जश्न मना रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल में सरकार ने महज भाषण और आश्वासन ही दिए। खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पर मेरा प्रश्न है, कौन सा वर्ग इस देश में ये खुशियां मना रहा है? क्या नौजवान खुशियां मना रहे हैं? क्या किसान खुशियां मना रहे हैं? क्या मजदूर, क्या व्यापारी खुशियां मना रहे हैं? ये खुशियां और ये जश्न सीमित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार तक। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। ऑल फ्रंट पर मोदी फेल और हमारे सीमा के अंदर आके पाकिस्तान के सैनिक टेररिस्ट मार के निकल जाते हैं और नौजवानों से लेके जितना ही वादा किया था सब फिल्म फेल। The horrible situation regarding Kashmir, Saranpur and all, demonetization and the torture, the julum that we have discussed all. दलित वर्ग के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर निशाना साधा और कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निमंत्रण पर दिल्ली में बुलाई गई बैठक में कल 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के साथ देश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में विपक्ष ने तय किया कि अगर सरकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आम राय नहीं बनाती है तो विपक्ष अपने उम्मीदवार उतारेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के दिन को विपक्षी एकजुटता के लिए चुना। उनकी दावत पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के अलावा समाजवादी पार्टी, एनसीपी, बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वाम दलों के प्रतिनिधि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव के अलावा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई। If acceptable, consensual candidates do not emerge, then we, that means the opposition parties, shall decide to field such persons who shall steadfastly defend the constitutional values of our republic. हमारा मकसद है कि इस पद पर संविधान की रक्षा करने वाला आदमी बैठे। चाहते हैं कि सरकारी पक्ष से आए, नहीं आया तो फिर हम लोग तय किया है कि फिर ये देश की जिस तरह की हालात हैं उसमें राजनीतिक लड़ाई के लिए हम लोग अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इस बैठक के जरिए विपक्ष ने एकजुटता का संदेश दिया। साथ ही कश्मीर समस्या, सहारनपुर हिंसा और नोटबंदी के बाद के हालात समेत तमाम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। ऑल फ्रंट पर मोदी फेल। एक चीज में सफल हुए मोदी कि आज़ादी के बाद मोदी के शासन में पाकिस्तान का झंडा लहर रहा है। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा और हमारे सीमा के अंदर आके पाकिस्तान के सैनिक टेररिस्ट मार के निकल जाते हैं
और नौजवानों से लेके जितना भी वादा किया था सब फिल्म फेल। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब 2 साल का समय बचा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इसी साल जुलाई में पूरा हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष जनता के बीच अपनी मजबूत छवि पेश करना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से विपक्षी दलों को भोज के लिए बुलाया गया और भोज के लिए वही दिन तय किया गया जब केंद्र की एनडीए सरकार अपने 3 साल का जश्न मना रही है। तो संदेश साफ है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक तरह से गोलबंद किया जा सके। संसद भवन से कैमरामैन अनिर्बन के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक में ना शामिल होने को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही तय किया था कि बैठक में कौन नेता शामिल होगा। इस बीच मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में आज दिए जाने वाले भोज में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। नहीं जाने की बात नहीं है, ये उसको कहिए मिस इंटरप्रिटेशन। हमारे कोई व्यक्तिगत रूप से जाने न जाने की बात नहीं थी। बात है विभिन्न दलों को उन्होंने आमंत्रित किया और हमारे दल से भी प्रारंभ से ही बता दिया था। हमारी पार्टी की तरफ से शरद जी उसमें शामिल हुए हैं और पहले ही से तय था हमारी पार्टी को कि वो जाएगी। असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला सबसे बड़ा नदी पुल कल शुरू हो गया। इससे दोनों राज्यों के बीच सफर का समय महज 1 घंटा रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुल का नाम संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का ऐलान किया। यह है देश का सबसे लंबा नदी पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तिनसुकिया जिले में ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसे देश की ढांचागत परियोजनाओं में ऐतिहासिक क्षण करार दिया। स्थायी रूप से विकास को गति देनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बने 3 लेन के इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल असम के ढोला को अरुणाचल के सदिया से जोड़ता है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई है। दोनों राज्यों के बीच सफर में अब 6 घंटे के बजाय महज 1 घंटा लगेगा। सामरिक लिहाज से यह महासेतु अहम है। सेना के 60 टन वजनी टैंक यहां से गुजर सकते हैं। अरुणाचल से लगी चीन सीमा तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे कम लगेंगे। अगर हम इस क्षेत्र को एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नमूने के रूप में तैयार करें तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया उसकी इकोनॉमी के केंद्र बिंदु में भारत का यह भूभाग बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है। पुल का निर्माण साल 2011 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया। इलाके में अब तक नदी सिर्फ नाव से पार की जा सकती थी, वो भी 1 दिन के समय में। मॉनसून के वक्त नाव से नदी पार करना असंभव सा था। प्रधानमंत्री ने राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और एम्स की नींव भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को मन की बात कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के 3 साल के कामकाज पर लिखी गई 2 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने 3 साल में कई युगांतरकारी फैसले लिए हैं। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों ने अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। Prime Minister has given a new direction, no doubt. Various initiatives which he has taken, some of the decisions are no doubt epoch-making decisions. And people of India will get the opportunity through the compilation of his Mann Ki Baat. कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने
राजनीति में भाषा शैली के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का एक अच्छा इस्तेमाल किया है। Honorable Ministers, the two books before us capture important facets of an important personality of our times. Given its sophisticated, multi-level dissemination and its large potential audience, Man Ki Baat is an ingenious and influential communication platform created by Prime Minister Narendra Modi ji. It takes a traditional medium like the radio and marries it to the entire spectrum. पुस्तकों का अनावरण करने के बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवाद शैली ने देश के लोगों को सरकार के साथ सफलता से जोड़ा है। मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं अभी तक हम जो चले तो है विकास के राह में, ये नहीं कहती किसी ने कुछ नहीं किया, मगर जो कुछ कोई कर रहा था उसमें एक स्ट्रांगली वी द पीपल ऑफ इंडिया को समाहित करते हुए जो काम हो रहा है उसको मैं सलाम करती हूं। मौजूदा सरकार मजबूत कम्युनिकेशन के जरिए सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती रही है। मन की बात कार्यक्रम इसी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोक कलाओं का रंगारंग कार्यक्रम। हम इस वक्त आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पास, जहां लोक रंग उत्सव पहुंच रहा है अपने 10वें वर्ष में। यहाँ सुने जा सकते हैं लोकगीत और देखे जा सकते हैं लोक नृत्य। तो कहीं नाटक का अनोखा संगम। सुना दिया हमने अपना 10वें लोक रंग पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। उनका उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत और मॉरिशस के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते से दोनों देशों के व्यापार और निवेश में मजबूती आएगी। इससे पहले कल उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात करके अहम मसलों पर चर्चा की। जनवरी में पदभार संभालने के बाद जगन्नाथ का ये पहला विदेश दौरा है। केंद्र सरकार ने पशु बाजार में जानवरों के कत्ल करने के मकसद से बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये नियम पूरे देश में लागू होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त पशु क्रूरता निरोधक पशुधन बाजार नियम 2017 को जारी किया है। इसके साथ ही मवेशियों को खरीदने वालों को अब एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बेचे जाने वाले जानवरों का कत्ल नहीं किया जाएगा। पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने और अवैध तरीके से पशु व्यापार पर नकेल कसने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों का ऐलान रविवार यानी 28 मई को किया जाएगा। सीबीएसई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। इस साल सीबीएसई बोर्ड से 12वीं के 11 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए परिणाम आने का इंतजार कर रहे छात्रों को राहत मिलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस साल से सीबीएसई ने छात्रों को नंबर बढ़ाकर देने की पॉलिसी यानी मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया था। सीबीएसई के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने सीबीएसई से मॉडरेशन पॉलिसी को जारी रखने का निर्देश दिया था। तीन दिन से लापता सुखोई 30 लड़ाकू विमान का मलबा मिलने के बाद वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। तेजपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर चीनी बॉर्डर के पास घने जंगलों में विमान का मलबा मिला है। मंगलवार को सुखोई 30 जेट का असम के तेजपुर के पास रडार से संपर्क टूट गया था।
इसके बाद से विमान लापता था और इसमें सवार दोनों पायलटों और डेटा रिकॉर्डों की तलाश जारी है। खराब मौसम के चलते तलाशी में परेशानी आ रही है। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक श्रीलंका के कई भाग कल से हो रही भारी बारिश की वजह से लबालब भर गए हैं और बारिश और बाढ़ से 7 जिलों में 20,000 से ज्यादा लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। श्रीलंका में 1970 के बाद ये सबसे जबरदस्त बारिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में हुई मौत पर दुख जताया है और ट्वीट करके कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंकाई भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। और इस बीच राहत सामग्री लेकर एक भारतीय जहाज कोलंबो पहुंच गया है और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से भी मदद की बात कही है, कोलंबो एक जहाज पहुंचा है जबकि दूसरा कल भी भेजा जाएगा और कल ये जहाज कोलंबो पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 7% का इजाफा करते हुए इसे 920 अरब रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री शाह डार ने नेशनल असेंबली में 2017-18 का बजट पेश करते हुए रक्षा बजट में इजाफे का ऐलान किया। उन्होंने 860 अरब से बढ़ाकर इस साल रक्षा बजट 920 अरब करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री डार ने 3 साल पहले शुरू किए गए ज़र्ब-ए-अज़्ब कार्यक्रम के तहत आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में योगदान देने वाले सशस्त्र बलों के विशेष भत्ते में 10% के इजाफे की घोषणा की। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में ऐसे वक्त में बढ़ोतरी की है जब भारत के साथ उसके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। और अब बात देश में मौसम की करते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी जारी है। राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 46.3 डिग्री तक पारा रहा। हरियाणा में गर्मी का कहर जारी है। पारा 47.1 डिग्री तक पहुंचा है। पंजाब, चंडीगढ़, उड़ीसा में भी पारा 40 के पार दर्ज किया गया। दक्षिण भारत में गर्मी कहर बरपा रही है। आदिलाबाद में पारा 44.2 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं बिहार के कटिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। ज्यादातर जगहों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई जिससे बागवानों और किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। बात खेलों की करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे सुदीरमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट से भारत बाहर हो गया है। कल हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन ने 3-0 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। चीन रिकॉर्ड 10 बार ये खिताब जीत चुका है, जबकि भारतीय टीम ने दूसरी बार नॉकआउट दौर में जगह बनाई। 2011 में चीन ने ही भारत को 3-1 से हराया था। इंडोनेशिया ने बुधवार को ग्रुप 1D में अंतिम मैच में डेनमार्क पर 3-2 से जीत दर्ज की थी। बावजूद इसके भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने मंगलवार को इंडोनेशिया को 4-1 से हराया था। देश आज पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी 53वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेहरू ने भारत के मौजूदा स्वरूप की बुनियाद रखी थी। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के भावी सामाजिक स्वरूप का खाका भी खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। दुनिया में भारत को जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहम भूमिका रही। 1918 में सक्रिय राजनीति में आए पंडित नेहरू ने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसी दौरान वो पहली बार जेल भी गए। महात्मा गांधी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में उन्होंने भारत की राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ
तब भारत की अर्थव्यवस्था महज 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। उस वक्त देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की चुनौती थी, जिसे नेहरू ने स्वीकार किया और पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभाली। पंडित नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ प्रयोग किया और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना की। कई समस्याओं के हल के लिए विज्ञान और तकनीक का सहारा भी लिया। उनके कार्यकाल में 5 IIT शुरू किए गए। 1957 में प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत अलग परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, CSIR और DRDO जैसे संस्थानों की स्थापना का श्रेय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। बतौर प्रधानमंत्री अपने 17 साल के कार्यकाल में नेहरू जी ने भारत को सेक्युलर, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा। और अब आखिर में हेडलाइंस। कश्मीर में कई जगहों पर घुसपैठ की कोशिश, बारामूला में मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर, त्राल में गश्ती दल पर हमले के बाद आतंकियों की तलाश। EVM हैकाथॉन के लिए सिर्फ एनसीपी और सीपीएम ने भरी हामी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जताया शर्तों पर एतराज। पारदर्शिता के लिए उम्मीदवारों को बताना होगा आय का स्रोत। बूचड़खानों के लिए मवेशियों को खरीदने बेचने पर सरकार ने लगाई रोक। पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। वाम दलों समेत विपक्ष का विरोध। अट्ठाईस मई को आएंगे CBSE के 12वीं के नतीजे, जारी रहेगी मॉडरेशन नीति। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, नहीं होगी छात्रों के साथ नाइंसाफी। श्रीलंका में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 90 की मौत, 100 से ज्यादा लापता। राहत सामग्री लेकर पहुंचा भारतीय जहाज। और इसी के साथ फिलहाल 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।